फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं उसका नाम है उत्तर आधुनिकतावाद या पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म को पढ़ने से पहले या उत्तर आधुनिकतावाद को पढ़ने से पहले हमें आधुनिकतावाद के बारे में जानना है। जब हम आधुनिकतावाद की बातों को थोड़ा बहुत समझ जाएंगे देन हमें उत्तर आधुनिकतावाद को समझने में बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़ते हैं कि आधुनिकता क्या है, ये कहाँ से शुरुआत होती है इसकी। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को हम 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे जिससे कि सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ईजिली कवर हो जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आधुनिकतावाद का क्या मतलब होता है, इसकी क्या मीनिंग है। ठीक है। आधुनिकतावाद जो है ये बेसिकली यूरोप में डार्क एज की समाप्ति के बाद ये पैदा हुई है, इसकी शुरुआत होती है। अब क्वेश्चन उठता है कि डार्क एज क्या है, अंधकार युग क्या है। अंधकार युग का मतलब है कि यूरोप में धर्म का प्रभाव ज्यादा था, यूरोप में अंधविश्वास का प्रभाव ज्यादा था। कब ये सारी चीजें हो रही हैं, यूरोप में पोप की निरंकुशता थी। ठीक है। यूरोप में जो चर्च का प्रभाव ज्यादा था। तो इन सब चीजों को, इन सब एज को क्या बोला गया है, डार्क एज की संकल्पना दी गई। ठीक है। तो डार्क एज में क्या था, यूरोप के संदर्भ में डार्क एज को देखा जाता है कि यूरोप के संदर्भ में जो हम डार्क एज को देखते हैं इसमें हम ये देखते हैं अंधकार युग में कि इसमें अंधविश्वास है ना, कुरीतियां, जो सामाजिक परंपराएं थी, प्रथाएं थी, उन सबको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। और अंधकार युग में विज्ञान, तकनीकी, इन सब चीजों को कोई महत्व नहीं दिया गया था। तो जैसे ही यूरोप में डार्क एज खत्म होता है धीरे धीरे, और वैसे ही क्या होता है, आधुनिकता की शुरुआत होती है। आधुनिकता का मतलब है विज्ञान की शुरुआत। ठीक है। तर्क का विकास, तकनीकी का विकास, है ना, धर्म सुधार आंदोलन, चर्च का प्रभाव कम होना, ये सारी चीजें क्या करेंगी, ये सारी चीजें आधुनिकता की ओर हमें आगे ले जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति और बौद्धिक क्रांति के बाद आधुनिकता प्रयोजनों को बढ़ावा मिला। यानी कि यूरोप में जब 17वीं शताब्दी में क्या हुई, वैज्ञानिक क्रांति हुई। ठीक है। और बौद्धिक क्रांति हुई। वैज्ञानिक क्रांति का मतलब है अब परंपराओं पर क्या हुआ, पर जो परंपरागत चीजें चली आ रही थी यूरोप में, अब उन सारी चीजों पर वैज्ञानिक तर्क या फिर बौद्धिक तर्क के माध्यम से उन सब सारी चीजों पर डिबेट होना शुरू हुआ कि क्या जो बातें पोप बता रहा है वो बातें सत्य है या असत्य है। ठीक है। तो इस समय बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आए, गैलीलियो आया, ठीक है, न्यूटन आए। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने विज्ञान के तर्क को, विज्ञान की शक्ति को प्रमाणित किया और जो अंधकार युग की मान्यताएं थी उनको समाप्त करने की ओर ये लोग आगे बढ़े। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ प्रबुद्ध विचारक हुए, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ, इसमें लॉजिकल थिंकिंग बढ़ी, इसमें तर्क संगत सोच बढ़ती है। फिर सामाजिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता पर इसमें जोर दिया गया। यानी कि सामाजिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि समाज के निर्माण पर, समाज की जो पुरानी परंपराएं थी उनको समाप्त करके समाज में नए विज्ञान, तर्क का विकास करना आधुनिकतावाद का प्रमाण था। ठीक है। तो आधुनिकतावाद का मतलब क्या है, विज्ञान, तर्क, औद्योगिक क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति, है ना, मशीनों का आविष्कार, उद्योगों का विकास, ये सब क्या है, आधुनिकता की पहचान थी। लेकिन कहीं ना कहीं 1970 आते आते या फिर 1950 के दशक के आसपास आते आते क्या होता है, कुछ ऐसे विचारधाराएं सामने आती हैं जो उत्तर आधुनिकतावाद के नाम से जानी जाती हैं। और यह उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा क्या करती है, आधुनिकतावादी विचारधारा की विरोधी है। ठीक है। उत्तर आधुनिकता विचारधारा क्या है, आधुनिकतावाद की विरोधी है। अब आप इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया लग गया होगा कि आधुनिकता का क्या मतलब है, तो अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए आधुनिकता ने क्या किया, आधुनिकता ने तर्क को बढ़ाया और विज्ञान के पक्ष में परंपरा और अधिकार को क्या कर दिया, इसने अस्वीकार करने का प्रयास किया। यानी कि आधुनिकता ने किन किन चीजों को आगे बढ़ाया हमें समझना है। तो तर्क को आगे बढ़ाया, विज्ञान को आगे बढ़ाया, उद्योगों को आगे बढ़ाया, वाणिज्यिक क्रांति को आगे बढ़ाया। ठीक है। और आधुनिकतावाद ने किन किन चीजों को अस्वीकार किया, तो आधुनिकतावाद ने जो समाज की जो परंपराएं थी,
जो समाज में कुरीतियां थी, ठीक है, इन सबको आधुनिकतावाद ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो अभी हम आधुनिकतावाद के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे हम उत्तर आधुनिकतावाद की बातों को पढ़ेंगे तो उत्तर आधुनिकतावाद क्या करेगी, इस आधुनिकतावाद के विचारों को भी वो अस्वीकार कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आधुनिकता को निरंतर प्रगति करने के लिए मानवता की खोज के रूप में पहचाना जाने लगा। यानी कि आधुनिकता की जो पहचान होती है किस लिए होती है, कि आधुनिकता क्या करता है हमारे लिए, मॉडर्निटी हमारी जो मानवता की लगातार विकास है, मानवता की जो निरंतर प्रगति है, उसकी खोज के रूप में यह आधुनिकता को हम पहचानते हैं। आधुनिकता मुख्यतः ज्ञानोदय युग से आरंभ होती है। ठीक है, ज्ञानोदय एज का मतलब है एज ऑफ इनलाइटनमेंट। ठीक है, एज ऑफ इनलाइटनमेंट का मतलब है कि अब यूरोप में क्या हो रहा है, ज्ञान का उदय हो रहा है। कैसा ज्ञान, तर्क का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, है ना, तकनीकी का ज्ञान, इन सब चीजों का क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है मनुष्य के अंदर। अब वहां के जो वैज्ञानिक थे, वहां के जो विचारक थे, ठीक है, लॉक जैसे विचारक, हॉब्स जैसे विचारक, ठीक है, गैलीलियो जैसे विचारकों ने क्या किया, इन सब ने यूरोप में पुनर्जागरण, है ना, पुनर्जागरण आंदोलन को आगे बढ़ाया। धर्म सुधार आंदोलन में इनके विचारों का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, आधुनिकता की प्रतीक मानी जाती है। जिसमें आधुनिकता में और क्या माना जाता है, विवेक और मनुष्य की समानता को प्रमुख तत्व माना जाता है। आधुनिकता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, विवेक है, और मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता आधुनिकता का मुख्य लक्षण माना जाता है। आधुनिकता में यह धारणा भी है कि सभी मनुष्यों में एक तत्व है जो समान है। वो कौन सा तत्व है, जो वह ऐसा तत्व है जो मनुष्य को जानवरों से क्या करता है या फिर अन्य जीवों से अलग करता है। वो क्या है, तर्क। ठीक है, तर्क क्या है, मनुष्यों के अंदर तर्क पाया जाता है और जानवरों में या फिर अन्य जीवों में तर्क नहीं पाया जाता है। तो यही एक धारणा है जो मनुष्यों को अन्य जीवों से क्या करती है, अलग करती है। व्यक्ति के पास एक विशिष्टता है जिसे विवेक या चेतना के नाम से हम बुला सकते हैं। ठीक है, मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, मनुष्य के अंदर विवेक पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य के अंदर चेतना पाई जाती है, कॉन्शसनेस पाया जाता है उसके अंदर। और अन्य जीवों के अंदर ऐसा चेतना, ऐसी विवेक की संभावनाएं बहुत कम देखने को मिलती है। इसीलिए मनुष्य को जो है अन्य जीवों से क्या करती है, ये विवेक और चेतनाएं अलग करती है। ठीक है, तो ये रही आधुनिकतावाद की कुछ बातें। अब हम देखेंगे उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द का पहला प्रयोग किसने किया। ठीक है, इन सब चीजों को देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सब चीजों को जब हम देख लेंगे, फिर उत्तर आधुनिकतावाद की हम क्या क्या विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है। पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट, उत्तर आधुनिकता की पहली जो परिकल्पना की है अर्नोल्ड टैनबी ने की। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक स्टडी ऑफ हिस्ट्री में, जो आज से लगभग 120 साल पहले लिखी गई थी, जो 1850 से लेके 1857 के बीच में, ऐसा माना जाता है कि इस ईयर के बीच में अर्नोल्ड टैनबी ने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम क्या था, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। जिसमें इन्होंने क्या बोला, इसमें इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि आधुनिक युग की समाप्ति की इन्होंने घोषणा कर दी। इन्होंने इस पुस्तक में बताया कि जो आधुनिक युग है, ठीक है, जो मॉडर्न एज है, वो क्या हो चुका है, अब समाप्त हो गया है। अब उत्तर आधुनिक युग की शुरुआत हो चुकी है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये बात आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा कि उत्तर आधुनिकता की परिकल्पना सबसे पहले किसने की, तो अर्नोल्ड टैनबी ने की। अर्नोल्ड टैनबी की जो बुक है, उस बुक का क्या नाम है, तो अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अब कभी और क्वेश्चन ये बनाए कि अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री जो अर्नोल्ड टैनबी ने अपनी बुक लिखी, इसमें किस बात की परिकल्पना की, क्या इन्होंने इस पुस्तक में आधुनिकता की शुरुआत की बात की या आधुनिकता की समाप्ति की बात की। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करके पूछेगा।
तो इस बुक में इन्होंने क्या बोला कि आधुनिक युग की क्या हो चुकी है, अब समाप्ति हो चुकी है। अब किसकी शुरुआत हो चुकी है, अब इन्होंने बताया कि अब उत्तर आधुनिकता की शुरुआत हो चुकी है। ये बात आप ध्यान रखना। अब देखिए अर्नोल्ड टॉयनबी ने क्या बोला आगे, इन्होंने 1918 से लेकर के 1939 के बीच के लिए जो समय है, ठीक है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का जो समय है, उसके लिए इन्होंने क्या बोला, उत्तर आधुनिक शब्द का प्रयोग किया। यानी अर्नोल्ड टॉयनबी कह रहे हैं कि 1918 से लेकर के 1939 के बीच का जो समय है, इस यही क्या है, यही पोस्ट मॉडर्निज्म का एज है, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है। बट आज तक सबसे बड़ा डाउट ये है कि आज तक कभी भी ये डिसाइड नहीं हो पाया कि उत्तर आधुनिकता की क्या समय सीमा है, कब से ये शुरुआत हुई है, इसके लिए अभी सस्पेंस बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी एज को, किसी भी विचारधारा को एक ईयर या एक डेट में डिसाइड नहीं कर सकते। तो उत्तर आधुनिकतावाद जो है इसी बात को लेकर के अपनी बातों को प्रमाणित करने की कोशिश करता है। उत्तर आधुनिकतावाद कहता है कि हर चीज, कोई भी चीज क्या होती है, निरपेक्ष नहीं हो सकती। कभी भी कोई भी चीज कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। कभी भी कोई भी चीज जो है वो सार्वभौमिक सत्य नहीं हो सकती। हो सकता है आज हम 1970 के दशक को उत्तर आधुनिकतावाद का दशक मान रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि हमारे पास ज्ञान की कमी हो, ठीक है। तो उत्तर आधुनिकतावाद कह रहा है कि जो चीजें, कोई भी वस्तु कभी भी जो है ऑब्जेक्टिविटी नहीं ले सकती, कभी भी वो निरपेक्षता की तरफ आगे नहीं बढ़ सकती, कभी भी वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, ठीक है। मान लीजिए हमने 1970 को बताया, फिर क्या पता हमारे पास ज्ञान की कमी हो, हम 1970 को उत्तर आधुनिकतावाद की एज बोल रहे हैं। कुछ दिन बाद कोई और विचारक आए, कोई और रिसर्च करके बताया कि नहीं, 1950 का दशक उत्तर आधुनिकतावाद का दशक था, है ना। कुछ दिन के बाद कोई और थिंकर आए, बताए 1960 का दशक उत्तर आधुनिकतावाद का दशक था। तो कहने का मतलब जो उत्तर आधुनिकतावाद कहता है कि कोई भी चीज जो है वो सार्वभौमिक सत्य नहीं है। ये हर चीज को, उत्तर आधुनिकतावादी हर चीज को विखंडन के रूप में देखते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, विखंडन के रूप में देखते हैं। यानी कि हर चीज को ये संदेह के रूप में देखते हैं। यानी हमने जो चीज बता दिया उसको ये सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं मानेंगे। उत्तर आधुनिकतावादी कह रहे हैं कि जो चीज व्यक्ति ने बताया या फिर जो चीज किसी लेखक ने लिख दिया, वो अपने अकॉर्डिंग लिखा है ना। हो सकता है कि उसको नॉलेज की कमी हो, या हो सकता है कि परिस्थितियां कुछ और हो, उसने लिख दिया, तो हम उसकी बात को सार्वभौमिक सत्य क्यों मान लें, है ना। तो ये सारी चीजें हम उत्तर आधुनिकतावाद में पढ़ेंगे। अब देखिए अर्नोल्ड टॉयनबी का कहना था कि लगभग 1887 में ही आधुनिकतावाद का क्या हो चुका है, अंत हो चुका है। तो ये सारी, इतना एग्जाम के पॉइंट्स आप व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको अर्नोल्ड टॉयनबी की बुक याद रखनी है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये वाली बुक आपको याद रखनी है, ठीक है। कभी मैचिंग के लिए आता है क्वेश्चन इस तरीके के, बट मैंने इसलिए सारी चीजें मेंशन कर दी कि आपको ये ना प्रतीत हो, आपको ये ना एहसास हो कि सारी चीजें शॉर्ट में पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अर्नोल्ड टॉयनबी के अनुसार उत्तर आधुनिकतावाद का अंत होकर अब आधुनिकतावाद की शुरुआत हो गई है, ठीक है। टॉयनबी क्या बोल रहे हैं कि अब जो है उत्तर आधुनिकतावाद की शुरुआत हो चुकी है और आधुनिकता का अंत हो चुका है। सीधी सी बात है कि उत्तर आधुनिकतावाद तभी आया, आधुनिकतावाद पहले आई, उसके बाद उत्तर आधुनिकतावाद आया। तो सीधी सी बात है, जब मॉडर्निटी समाप्त होगी तभी तो पोस्ट मॉडर्निज्म आएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से कभी आपको फंसाने के लिए पूछता है कि उत्तर आधुनिकता जो है आधुनिकता के पश्चात का समय है, तो आप जल्दबाजी में गलती करके चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है कि उत्तर आधुनिकता का जो समय है वो आधुनिकता के बाद ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यह विवाद का विषय है कि आधुनिकता का समय कब समाप्त होता है और उत्तर आधुनिकता का कब से ये प्रारंभ होती है ना। अभी तक कोई ये डिसाइड नहीं हो पाया कि आधुनिकता कब से कब स्टार्ट हुई, कब से कब ये खत्म हुई, है ना। मान लेते हैं आधुनिकता की शुरुआत 16वीं शताब्दी से होती है, लेकिन ये कब कब खत्म होती है, क्या 19वीं शताब्दी में खत्म होती है आधुनिकता, क्या यह 20वीं शताब्दी में आधुनिकता का अंत होता है। और हमें यह भी पता करना है कि क्या उत्तर आधुनिकतावाद कब से शुरू होती है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म कब से शुरू होती है, क्या यह 1970 के दशक से शुरू होती है या फिर 1960 के दशक से शुरू होती है। इस पर अभी तक क्या हुआ है, संशय बना हुआ है। अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ पाया है कि पोस्ट मॉडर्निज्म की शुरुआत कब से हुई है और मॉडर्निज्म कब खत्म हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
उत्तर आधुनिकता की अवधारणा राजनीतिक चिंतन में ऐसा माना जाता है कि 1970 के दशक में काफी लोकप्रिय बनी और यह माना गया कि आज तक उसका समय क्या है, चल रहा है। यानी कि उत्तर आधुनिकता का समय हम मान सकते हैं कि कब से कब स्टार्ट होता है। चलिए, उत्तर आधुनिकता का समय 1970 से ऐसा माना जाता है कि शुरू होता है, ठीक है, और ये आज तक क्या हो रहा है, जारी है, आज तक चल रहा है इसका समय, जो आज हम 2024 में है, ठीक है, 2024 में इसका क्या है, टाइम माना जा रहा है। आगे भी हो सकता है चलता रहे, फिर हो सकता है आगे के समय में कोई और विचारधाराएं आ जाए तो उसका महत्व बढ़ जाए, उत्तर आधुनिकतावाद का महत्व कम हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विशेष रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उत्तर आधुनिकता की बात की जाने लगी, ठीक है। यानी कि 20वीं शताब्दी का मतलब है कि 1950, 1900 से 20वीं शताब्दी को माना जाता है, लेकिन हम यहाँ पे शब्द है उत्तरार्ध, उत्तरार्ध का मतलब है कि 1950 के बाद, ठीक है, 1950 के बाद क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम उत्तर आधुनिकता का एज मान सकते हैं, चाहे वो 1960 का दशक हो, चाहे वो 1970 का दशक हो। बट अगर हम क्वेश्चन आए हमारे सामने 1970 के दशक में जो है वो उत्तर आधुनिकतावाद शब्द बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, या इसकी जो पॉपुलैरिटी थी 1970 के दशक में बहुत ज़्यादा अपने पीक पर आ गई थी, ठीक है। देखिए 1970 के दशक आते आते बहुत प्रभावी बनी उत्तर आधुनिकतावाद, और राजनीतिक चिंतन के साथ साथ दूसरे विषयों में भी यह उत्तर आधुनिकतावाद का प्रभुत्व नजर आने लगा। दूसरे विषय का मतलब क्या है कि जैसे दर्शन शास्त्र में इसका प्रभाव देखने को मिला, ठीक है, इसका प्रभाव भाषा विज्ञान में देखने को मिला, इसका प्रभाव तर्कशास्त्र में देखने को मिला, इसका प्रभाव पर्यावरण में देखने को मिला, इसका प्रभाव हम बहुसंस्कृतिवाद में देखते हैं, ठीक है, इसका प्रभाव हम नारीवादी आंदोलन में भी देखते हैं, ठीक है। तो ये जो 1970 के दशक में उत्तर आधुनिकतावाद की जो शुरुआत होती है, जो इसका प्रभाव बढ़ता है, तो इसका प्रभाव केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बढ़ता, बल्कि पर्यावरण के क्षेत्र में, सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में, अलग अलग अधिकारों के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव हम देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे उत्तर संरचनावाद पर इसका प्रभाव पड़ता है, उत्तर उपनिवेशवाद पर इसका प्रभाव पड़ता है, नारीवादी विचारधारा पर इसका प्रभाव है, फिर पर्यावरणवाद पर भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उत्तर संरचनावाद को उत्तर विखंडनवाद, विखंडनवाद शब्द, इन सब चीजों को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हमने उत्तर उपनिवेशवाद का विचार पढ़ लिया जब हम नारीवादी आंदोलन या फिर नारीवाद को पढ़ रहे थे। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो विशेषता है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन यहां से पूछता है क्योंकि यह यहां से आप लोग बहुत ज्यादा गलती करते हो। इसके बाद हमें पढ़ना क्या है वो समझेंगे। जैसे हम अभी उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है, अभी उत्तर आधुनिकतावाद की हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। विशेषताओं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना पड़ता है, उत्तर आधुनिकतावाद का दार्शनिक आधार क्या है, दार्शनिक आधार क्या है। दार्शनिक आधार का मतलब है कि इस कौन कौन से ऐसे फिलोसफर हैं, कौन कौन से ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में अपने विचार दिए हैं। जैसे हम पढ़ेंगे डेरिडा को, जैसे हम पढ़ेंगे फूको को, ठीक है, इन सब के विचारों को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर फूको ने कौन कौन से आइडियाज दिए, डेरिडा ने कौन कौन से आइडियाज दिए, इनकी बुक्स को पढ़ेंगे, इनके विचारों को पढ़ेंगे। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो आता है विशेषता से, ठीक है। विशेषता को पढ़ने के बाद जो बचता है टॉपिक, फिर वहां से क्वेश्चन आता है। तो हमें दो चीजों पर ज्यादा फोकस करना है नेट के लिए स्पेशली। पहले इसकी विशेषता पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अब तक जो 4 से 5 बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसकी विशेषता पर क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से 2 बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मिशेल फूको के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और डेरिडा की कुछ बुक्स हैं उनके उनको मैचिंग के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातों को आपको अच्छे से समझना है, देन तभी हम चीजों को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। देखिए उत्तराधिकता क्या क्या मानता है, क्या क्या नहीं मानता है,
जब तक आप इस चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आप उत्तर आधुनिकता के वास्तविक विचार को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ना तो इनके दार्शनिक आधार को आप समझ पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आता तो आप इसको कृपा करके रट लीजिए, ठीक है, रट लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, एग्जाम पास करके जेआरएफ निकालना है, ठीक है। आप चाहे मरें जिए कैसे भी करके इस विशेषता को क्या करें, या समझ पाए तो समझें, ना समझ पाए तो एज इट इज क्या कर लें, इसको याद कर लें। मेरा मानना है कि समझना ज़्यादा बेहतर है। अगर कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, की पॉइंट्स हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आपको मैं समझता हूँ कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स इसके समझ रखे हैं अच्छे से, जिसकी वजह से कोई भी इसमें टॉपिक आता है या फिर कोई भी पॉइंट आता है उसको मैं आसानी से समझ जाता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है, उत्तराधुनिकतावाद की क्या मूल विशेषता है, ठीक है। मूल चीज़ों को, जब आप बेसिक चीज़ों को, आप कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो अच्छे तरीके से यहाँ भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी पहली विशेषता क्या है। यह सामाजिक मुद्दों का ज्ञान जो होता है, कह रहा है वस्तुनिष्ठ जो है वो नहीं हो सकता। ये कह रहा है नॉलेज जो होता है, चाहे वो सोसाइटी का नॉलेज हो, चाहे वो पॉलिटिकल नॉलेज हो, है ना, कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिव। ये बात ध्यान रखना, कोई भी ज्ञान हो, चाहे वो राजनीतिक ज्ञान हो, सामाजिक ज्ञान हो, सांस्कृतिक ज्ञान हो, किसी भी तरीके, किसी भी मुद्दे का ज्ञान हो, कभी भी वो वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि कभी भी वह एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट, ठीक है। कभी भी वह ज्ञान जो है निरपेक्ष नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसी शब्दों को, इसी बात को कई तरीके से बताने की कोशिश उत्तर आधुनिकतावादी करेंगे, ठीक है। अब देखिए वस्तुनिष्ठता का ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये कहते हैं ज्ञान कैसा होता है, सब्जेक्टिविटी के ऊपर होता है। सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने कोई जानकारी दी हमें तो वह उसकी व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित है, न कि वो उसकी जानकारी जो है पूरी दुनिया को मानने के लिए बाध्य है, या उसका जो उसने जो जानकारी दी है वो पूरी दुनिया के लिए सार्वभौमिक या यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। हो सकता है मैंने ये बात बताई कि पृथ्वी के अंदर क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है, अभी मैंने बता दी। आज से 5 साल के बाद क्या हो, इस पर रिसर्च हो और यह पता चले कि यह ग्रेविटी जो है पृथ्वी के अंदर नहीं बल्कि पेड़ पौधों के द्वारा ग्रेविटी हो रही है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो नॉलेज था, जो मैंने जो बताया था ग्रेविटी अर्थ के अंदर होता है, वो मैंने बता दिया कि ये क्या है, ये निरपेक्ष सत्य है, ठीक है, यह एब्सोल्यूट ट्रुथ है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो उत्तर आधुनिकतावादी यही कह रहे हैं ना कि कोई भी चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो सकती। आपने अभी बता दिया, हो सकता है कि ये आपकी सीमित ज्ञान की जानकारी हो, आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो, आपने बता दिया। अब आगे चल के आपके ज्ञान का क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, आपकी बातों पर संदेह उत्पन्न किया जाएगा और इस पर दोबारा से शोध होगा, फिर दोबारा से नई बातों को प्रकट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, कभी भी ये ऑब्जेक्टिविटी का सपोर्ट नहीं करता। ये कॉमन चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट किसका करता है, तो उत्तर आधुनिकतावाद हमेशा सब्जेक्टिविटी या व्यक्तिनिष्ठता का सपोर्ट करता है, व्यक्तिनिष्ठता, ठीक है। व्यक्तिनिष्ठता का मतलब होता है व्यक्ति अगर कुछ भी बता रहा है तो वह उसकी पर्सनल जानकारी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं या मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ना, ये तो ऐसा तो सत्य नहीं जैसे मैं बताऊँ आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट करें, है ना। तो लेखक के अपने कुछ विचार हो सकते हैं, लेकिन पाठक जो आप जैसे जो रीडर हैं, आप उसको किस तरीके से समझते हैं, वो अलग अलग रीडर अलग अलग समझने का तरीका हो सकता है। ऐसा नहीं कि जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ आप उसका यूनिवर्सल तरीका यही है कि आप इस चीज़ को एक ही तरीके से समझ सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उत्तर आधुनिकतावादी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी ज्ञान का कोई वस्तुनिष्ठ जो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है। दूसरी बात समझिए, ज्ञान न केवल एक संज्ञानात्मक कारक है बल्कि ज्ञान क्या है, नॉर्मेटिव और राजनीतिक भी है, ठीक है। तो ज्ञान कैसा है, ज्ञान जो है वो मानकीय भी है, ज्ञान राजनीतिक भी है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ इस टाइप से जो मैं स्टार बना दे रहा हूँ ना, इसको चाहे आप समझ के करें चाहे आप याद कर लें, तो आपके लिए दोनों तरीके से ये फायदेमंद है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ज्ञान का कोई एक निश्चित मानक नहीं है, ठीक है। ज्ञान को आप किसी एक निश्चित मानक में नहीं रख सकते, बल्कि ज्ञान को आप संज्ञानात्मक तरीके से नहीं रख सकते। क्या है, ज्ञान के अलग अलग डायमेंशंस भी होते हैं, ज्ञान के अलग अलग आयाम भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सत्ता व ज्ञान जो है स्वाभाविक रूप से क्या है, सहयोगी है। सत्ता और ज्ञान क्या है, स्वाभाविक रूप से सहयोगी हैं और
प्रत्यक्षतः एक दूसरे के ये समानार्थी है। मिशेल फूको का आपको अगर स्टेटमेंट याद होगा, नॉलेज इज पावर, ठीक है, ज्ञान ही क्या है, शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है। यानी शक्ति का मतलब क्या है, सत्ता। अगर शक्ति को वैधता मिल जाती है, ठीक है, तो वो किस में बदल जाएगी, सत्ता में बदल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान और सत्ता क्या है, एक दूसरे के क्या है, सहयोगी हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही बात मिशेल फूको भी कहता है। मिशेल फूको कहता है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति के पास ज्ञान है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के पास ज्ञान है, तो वो क्या कर सकता है, ज्ञान के माध्यम से शक्ति का उत्पादन कर सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर आधुनिकतावादी शास्त्रीय उदारवादियों के साथ साथ प्रत्यक्षवादी के समालोचक हैं, जो वस्तुनिष्ठता व विज्ञान की श्रेष्ठता पर विश्वास करते हैं। आपको दूसरी चीज क्या समझनी है कि उत्तर आधुनिकतावादी कभी भी जो है शास्त्रीय, जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, उसकी विचारधारा को ये एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी बात, उत्तर आधुनिकतावादी क्या है, प्रत्यक्षवाद के आलोचक हैं। यानी उत्तर आधुनिकतावाद जो है ये विज्ञान की आलोचना करता है। उत्तर आधुनिकतावाद किसकी आलोचना करता है, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, साइंस, ठीक है, इन सब की क्या करता है, इन सब की श्रेष्ठता पर विश्वास नहीं करता, ठीक है, इन सब की आलोचना करता है। ये बात आप ध्यान रखना। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही तो फिर आप कमेंट करके बताएं कि क्या चीजें आपको समझ में नहीं आई, ठीक है। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या करता है। उत्तर आधुनिकतावाद जो है ये प्रत्यक्षवाद का आलोचक है, प्रत्यक्षवाद का विरोधी है, ठीक है, उदारवादी, शास्त्रीय उदारवादियों का विरोधी है, यह वस्तुनिष्ठता का विरोधी है, यह विज्ञान का भी विरोधी है। चलिए अब देखते हैं आगे उत्तर आधुनिकतावाद और क्या क्या बातें मानता है, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावादी क्या करते हैं, समग्रता का खंडन करते हैं, ठीक है, टोटलिज्म या होल, ठीक है, एंटायर का ये खंडन करते हैं, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावादी कभी भी जो है समग्रता का समर्थन नहीं करते, ठीक है, ये हर चीज का क्या करते हैं, खंडन करते हैं, हर चीज का ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं, चाहे कोई सी विचारधारा हो, हर विचारधारा का ये क्या करेंगे, विरोध करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन करते हैं, ये किसी भी सार्वभौमिक सत्य का विरोध करते हैं, ये निरपेक्ष सत्य का विरोध करते हैं, ये ऑब्जेक्टिविटी का विरोध करते हैं, ठीक है। इन सब बातों को आप अच्छे तरीके से समझ लें। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ही क्या होता है, समग्रता होती है। एब्सोल्यूटिज्म का क्या मतलब होता है, निरपेक्षता का मतलब भी समग्रता होता है। तो शब्दों का यहाँ पे खेल है। मैंने जो पहली लाइन आपको बता दिया है वही चीजें आपको पूरे इसकी विशेषता में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए उत्तर आधुनिकतावाद की अगली विशेषता क्या है, यह मेटा नैरेटिव का खंडन करता है। मेटा नैरेटिव क्या होता है, दंत कथाएं होती हैं, दंत कथाएं, पुराण, ठीक है, पुराणों का खंडन करता है। जो प्राचीन कहानियां, महाभारत, महाकाव्य, इन सब का क्या करता है, ये खंडन करता है। क्यों करता है, क्योंकि अलग अलग जो विचारधाराएं हैं, ठीक है, वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि जो पौराणिक कथाएं हैं वो क्या है, निरपेक्ष सत्य हैं। लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद कभी भी निरपेक्ष सत्य को नहीं मानता, ठीक है, कभी भी यह ऑब्जेक्टिविटी को नहीं मानता। तो इसीलिए क्या करता है, यह मेटा नैरेटिव को, यह मेटा नैरेटिव का विरोध करता है, पौराणिक कथाओं का खंडन करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझते हुए चलना है। ये हर चीज का विरोध करेगा। पहली बात आपको कॉमन चीज ये समझना है, हर चीज का ये क्या करेगा, विरोध करेगा। जिसपे मैं स्टार बना दे रहा हूं वो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स उसका जरूर बनाएं। क्यों करता है मेटा नैरेटिव का खंडन ये, क्योंकि उत्तर आधुनिकतावादी जो है हर चीज को नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई विचारधारा दे दी, मार्क्सवाद ने कोई विचारधारा दे दी, ठीक है, मार्क्स ने पूंजीवाद का खंडन कर दिया, तो उत्तर आधुनिकतावादी मार्क्सवाद के विचारों को नहीं सत्य मानेंगे, संपूर्ण सत्य नहीं मानेंगे। मार्क्सवाद के जो पूंजीवाद के विचारधारा का खंडन है, इस पर भी क्या करेंगे, ये संदेह करेंगे, इसको नए तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। हर चीज पर जो है वो अपने तरीके से व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को देखने की कोशिश उत्तर आधुनिकतावाद करता है। कभी भी उत्तर आधुनिकतावाद निरपेक्ष सत्य, किसी भी विचारधारा को निरपेक्ष सत्य नहीं मानता, किसी भी विचारधारा या किसी भी आइडियोलॉजी को वो
एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं मानता है। ठीक है। अब देखिए उत्तराधुनिकतावाद क्या करता है, सार्वभौमिक नियमों का विरोध करता है। इट कंट्राडिक्ट्स यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल रूल्स। ठीक है, तो किसी भी सार्वभौमिक नियम, जैसे मान लीजिए न्यूटन ने क्या दिया, न्यूटन ने दे दिया कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, जैसे यह मान लीजिए ये सिद्धांत है कि सूर्य जो है वो पूरब से निकलता है, ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। तो उत्तराधुनिकतावाद किसी भी सत्य को पूर्ण सत्य नहीं मानता, वो हर चीज पर क्या करता है, संदेह करता है, वो हर चीज को नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है। ठीक है, मान लीजिए किसने बताया कि किसी ने ये किसी व्यक्ति ने किसी वैज्ञानिक ने यही बताया होगा ना कि सूर्य जो है पूरब से निकलता है और पश्चिम में क्या होता है, अस्त होता है। तो उत्तराधुनिकतावादी कहते हैं हम कैसे मान लें कि यह पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो इसके ऊपर शोध करेंगे, हम इसको नए दृष्टिकोण से देखेंगे, क्या यह बात सत्य है या असत्य है। तो कहने का मतलब ये किसी भी आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, ये हर नियमों का, हर तरीकों का क्या करते हैं, ये खंडन करते हैं। खंडन उसका जो सार्वभौमिकता का समर्थन करता है, ये हर सार्वभौमिक नियमों का, ये हर यूनिवर्सल ट्रुथ का क्या करते हैं, ये खंडन करते हैं। अब ये सपोर्ट किसका करते हैं, ये कहते हैं बहुलवाद का सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, या किसी ने ये बताया कि सूर्य क्या है, पूरब से निकलता है, ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि हो सकता है, उत्तराधुनिकतावादियों का मानना है कि हो सकता है सूर्य पश्चिम से निकलता हो सकता है सूर्य जो है उत्तर की तरफ से निकलता हो। मान लीजिए जिस व्यक्ति ने ये बताया है कि सूर्य पूरब से निकलता हो, क्या पता उसको उसके अंदर ज्ञान की कमी रही हो, या उस परिस्थितियों से वो प्रभावित रहा हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जिसने बताया होगा कि सूर्य पूरब से निकलता है ना, कोई प्रमाणित सत्य तो नहीं कि सूर्य, शास्त्रों में लिखा गया है सूर्य जो है पूरब से उदय होता है, लेकिन ये किसका विरोध करता है, यह मेटा नैरेटिव का विरोध करता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यह पौराणिक कथाओं का विरोध करता है, मेटा नैरेटिव, ये हर चीज का विरोध करता है जो सार्वभौमिकता या एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट किसका करता है, यह बहुलवाद का सपोर्ट करता है। बहुलवाद का मतलब है कि जो भी सिद्धांत अब तक दिए गए हैं उसके और सारे मायने हो सकते हैं, है ना। कि मान लीजिए सूर्य पूरब से निकल रहा है, तो हो सकता है उत्तराधुनिकतावाद के अनुसार कह रहा है, उत्तराधुनिकतावादी कहते हैं हो सकता है सूर्य पश्चिम से भी निकल सकता है, हो सकता है सूर्य उत्तर से, हो सकता है सूर्य पूरब में अस्त होता हो, है ना। तो ये बहुत सारे दृष्टिकोणों को लेकर के चलते हैं, ये किसी एक बात को सत्य नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये और किसको मानते हैं, ये कहते हैं बहुकेंद्रीयता होती, किसी विचारधारा का एक केंद्र नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लिया गया है सूर्य जो है पूरब से निकलता है, तो यह एकमात्र सत्य नहीं हो सकता है, हो सकता है सूर्य पूरब में अस्त होता हो, जिस दिशा को हम पूरब मान रहे हैं हो सकता है वो दिशा पश्चिम हो, है ना। तो ये भी हो सकता है। ये ऐसा विचार किसका है, उत्तर आधुनिकतावाद का विचार है, पोस्ट मॉडर्निज्म का विचार है। अब देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म और किसका सपोर्ट करता है, विखंडन का सपोर्ट करता है। यानी कि कोई भी सिद्धांत है, हर सिद्धांत का यह क्या करता है, विखंडन करता है, हर सिद्धांत के विचारों पर यह प्रश्न उठाता है। ठीक है, यह हर सिद्धांतों को एक नए दृष्टिकोण से, एक नए चश्मे से, एक नए लेंस से देखने का प्रयास करता है। यह वस्तुनिष्ठता में नहीं, बल्कि यह किस में विश्वास करता है, व्यक्तिनिष्ठता में। ठीक है, मैंने क्या बताया था, यह ऑब्जेक्टिविटी में विश्वास नहीं करता, बल्कि यह किस में विश्वास करता है, सब्जेक्टिविटी में। यह ऑब्जेक्टिविटी का विरोध करता है, ऑब्जेक्टिविटी का क्या करता है, यह विरोध करता है, कंट्राडिक्ट करता है ऑब्जेक्टिविटी का। ये बात आप ध्यान रखना। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो जाहिर सी बात है कि उत्तर आधुनिकतावाद से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से सही कर ले जाएंगे। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि उत्तर आधुनिकता जो का विचार जो लोकप्रिय हुआ वो 1970 के दशक में लोकप्रिय हो। एक बात ये याद रख लें, और ये सारी चीजें सपोर्ट वाली याद रख लें कि ये उत्तर आधुनिकतावाद किसको समर्थन करता है, ये स्टार बना देता हूं मैं। ये बहुलवाद का समर्थन करता है, ये अलग अलग केंद्रों का समर्थन करता है, यह हर चीज को नए दृष्टिकोण से विखंडन की बात करता है, यह व्यक्तिनिष्ठता का सपोर्ट करता है, सब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, ना कि ऑब्जेक्टिविटी को। ठीक है, आशा करता हूं अगर आपने इतनी चीजें सीख ली होंगी तो नेट जेआरएफ कहीं से दुनिया का कोई भी एग्जाम हो इसके बाहर नहीं पूछता है। ठीक है, गलती आप कहाँ करेंगे, गलती आप कर देंगे फूको की रचनाओं में, फूको की जो बुक्स हैं उनको आप गलती कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो ये कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, कितना बड़ा से बड़ा लाइन दे दे आपके सामने, तब अगर आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई हैं
तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। अब जो आपको नेक्स्ट समझना है चीजें, ये मैं स्टार बना दे रहा हूं इसलिए, यह क्वांटिटी पर बल नहीं देता, ठीक है, यह किस पर बल देता है, क्वालिटी पर बल देता है, ये बात ध्यान रखना आप। यह क्वांटिटी लाइफ की बजाय क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्तर आधुनिकतावादी बहुल नैरेटिव को स्वीकार करते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली बात जो हमने अभी पढ़ा कि ये बहुलवाद या बहुल नैरेटिव, बहुकेंद्रितता, विखंडनवाद को स्वीकार करते हैं, व्यक्तिनिष्ठता को स्वीकार करते हैं, किसी सार्वभौमिक सत्य को नहीं मानते, ठीक है। ये हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने पढ़ा दिया, जैसे मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उत्तराधुनिकतावाद, ठीक है। तो जो उत्तराधुनिकतावादी विचारक होगा वो मेरे पढ़ाए हुए पर संदेह करेगा, वो नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेगा, क्या इसने जो पढ़ाया है ये सत्य है या असत्य है ना। वो सारी चीजों को संदेह की दृष्टि से देखेगा, हर चीज को विखंडन करेगा, वो किसी एक बात को सार्वभौमिक सत्य नहीं मानेगा, किसी भी सार्वभौमिक सत्य को वो स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप स्टार बना देता हूं मैं, ठीक है, आप बना लेना स्टार, ठीक है। उत्तराधुनिकतावादी बहुल नैरेटिव को स्वीकार करते हैं और उत्तराधुनिकतावाद क्या करते हैं, ये बात और थोड़ा समझ लेते हैं। उत्तराधुनिकतावाद जो है वो ऐतिहासिक प्रवृत्ति को नकारती है, ठीक है। इतिहास की जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो इतिहास के मूल्य चले आ रहे हैं, जो इतिहास के रीति रिवाज चले आ रहे हैं, ठीक है, जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो ट्रेडिशनल्स चले आ रहे हैं, जो कल्चर चले आ रहे हैं, उसको ये नकारती है। जैसे ऐतिहासिक परंपराओं में जैसे पौराणिक परंपराएं है ना, महाभारत ग्रंथ, दंत कथाएं, ठीक है, इन सबको क्या बोला गया है, मेटा नैरेटिव्स बोला गया है। तो मेटा नैरेटिव्स को क्या करती है, ये नकारती है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब जितने मैं स्टार बना रहा हूं वो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैंने वहीं से एज इट इज उठाया हुआ है कुछ पॉइंट्स वहां से, बाकी मैंने बहुत डेटा एनालाइज किया हुआ है। आपको लगता होगा कि ये जल्दी जल्दी सर बना दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आप क्यों नहीं पढ़ा देते सर, ठीक है। कोई भी चीज़ पढ़ाने में, कोई चीज़ों को सीक्वेंस में लगाने में, क्रम वाइज पढ़ाने में, है ना, बहुत समय लगता है। ये कोई ऐसा खेल नहीं कि आपने खाना बनाया और खा लिया, ठीक है। मैं अगर गलत पढ़ा दूंगा तो ये एक गलत इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी कंटेंट मेरा गलत आपके पास तक जाए, है ना। तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को अच्छे से उस पर रिसर्च करके, उस पर शोध करके तब आपके सामने लाता हूँ चीज़ों को, जिससे कि जो आपके पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी उठाया चीज़ों को कहीं भी लगा दिया, तो इसका कोई तात्पर्य, कोई लॉजिक नहीं रहेगा, है ना। आपको पढ़ना वही है जो आपके काम आए। ऐसे तो किताब में बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी है, लेकिन आप क्यों डिमांड करते हैं कि सर आप नोट दे, क्योंकि मैं इस नोट्स को कैलकुलेटेड तरीके से बनाया हूँ ना। इसको मैंने कैलकुलेशन किया है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे कब एग्जाम के पॉइंट से अच्छा है, बुरा है ना, वो सब चीज़ों को मैंने एनालाइज किया है, तब आपके सामने ये सारी चीज़ों को प्रस्तुत किया, ठीक है। अब देखिए, यह उत्तराधुनिकतावाद की विशेषता क्या है, यह विभेद और सापेक्षता पर आधारित सत्य को मानता है, ठीक है। विभेद का मतलब होता है यह हर चीज को नए तरीके से देखता है, ठीक है। यह हर चीजों में, जैसे कोई नया सिद्धांत आ गया है तो उस नए सिद्धांत को क्या करता है, ये उसमें भेदभाव करता है, क्या ये सही है, ये और इसके क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, अगर ये सत्य नहीं है तो सत्य क्या है, उन सब चीज़ों का ये पता लगाने की कोशिश करता है। ये कभी भी निरपेक्षता पर बिलीव नहीं करता उत्तराधुनिकतावाद। उत्तराधुनिकतावाद हमेशा सापेक्षता को समर्थन देता है, ये बात आप ध्यान रखना। यही चीज़ आपको बार बार यहीं पे घूम घूम के पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। सापेक्षता पर आधारित सत्य को ये मानता है, ये निरपेक्षता को नहीं मानता, निरपेक्ष सत्य को नहीं मानता, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ को नहीं मानता, एब्सोल्यूट ट्रुथ को नहीं मानता, यह यूनिवर्सल ट्रुथ को नहीं मानता, ठीक है। यह ऑब्जेक्टिविटी को नहीं मानता, यह सब्जेक्टिविटी को मानता है, ये बात आप ध्यान रखना। यह निरपेक्षता को नकारता है, देखिए सापेक्षता को समर्थन करता है तो जाहिर सी बात है यह एब्सोल्यूट को नकारेगा, निरपेक्षता को नकार देगा। निरपेक्षता का मतलब है कि दुनिया में कोई भी चीज है तो वो एकमात्र वही चीज है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अब देखिए ये और क्या क्या मानता है चीजों को, ये और किसको नकारता है, यह एकीकरण को नकारता है, इंटीग्रेशन को नकारता है, यह संपूर्णता या समग्रता को नकारता है, ठीक है। यह यूनिवर्सलिटी को नकारता है, यह सार्वभौमिकता को नकारता है, ठीक है। यह समग्रता का समर्थन नहीं बल्कि किसका समर्थन करता है, विखंडन का समर्थन करता है। यह सार्वभौमिकता को नहीं मानता, ठीक है। यह एकीकरण के बजाय किसको मानता है, विखंडन को मानता है। यह एकीकरण की बजाय किसको मानता है, बहुलवाद को मानता है।
ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझते हुए चले। एकीकरण या इंटीग्रेशन की बजाय ये प्लूरलिज्म को मानता है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो आप जस्ट इस टॉपिक को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाते ही आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और जो आपके मन में डाउट्स होंगे वो सारी चीजें आप अपने आप से क्लियर होती चली जाएंगी। अब मैं पीपीटी को पूरा एक साथ नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं पीपीटी को अलग अलग पार्ट से बना रहा हूँ, जिससे कि पढ़ाने में आसानी हो जाए। और अगर मुझे लगेगा कि मैं कोई चीज़ अगर छूट गया है तो मैं उस चीज़ को अगले पीपीटी के स्लाइड्स में ऐड कर पाऊंगा, ठीक है। बाद ऐसा क्या होता है, अगर एक साथ मैं बना देता हूँ पूरी पीपीटी को, तो उसमें बाद में पढ़ाने के बाद मैं ऐड करने की स्थिति में नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि वो वीडियो पूरी कंप्लीट हो चुकी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम नई चीज़ों को सीखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण उसके सामाजिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और परिवेश से निर्धारित होता है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि उत्तर आधुनिकतावादी जो है वो व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, व्यक्तिनिष्ठता पर विश्वास करते हैं। अभी कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अगर अप्रोच आया है, कोई भी अगर सिद्धांत आया है, ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने उस सिद्धांत को दिया है, हो सकता है कि वो उस सिद्धांत को देते समय वह अपने वातावरण से प्रभावित हुआ हो, या हो सकता है उसके परिवेश का प्रभाव उसके ऊपर रहा हो। तो हम उसके परिवेश से प्रभावित होकर के जो मैं उसके ज्ञान को अंतिम सत्य क्यों मान लूँ, है ना। तो ये कहता है कोई भी सत्य जो होता है वो निरपेक्ष नहीं हो सकता, बल्कि कोई विचारधारा होती है वो कैसी होती है, हर एक विचारधारा जो होती है वो व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित होती है, वह सब्जेक्टिविटी पर आधारित होती है। कोई भी ऑडियोलॉजी होगी, कोई भी विचारधारा होगी, ठीक है, वो सब्जेक्टिविटी पर आधारित होगी, ना कि ऑब्जेक्टिविटी पर। इसीलिए उत्तराधुनिकतावादी सत्य का अपने दृष्टिकोण के अनुसार क्या करते हैं, विखंडन करते हैं, ठीक है। उत्तराधुनिकतावादी आंख मूंद करके किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते, यह सत्य को मानने के लिए अपने दृष्टिकोण के आधार पर क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया, तो ये अंतिम सत्य नहीं मानेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम को, ठीक है। ये ग्रेविटी को, जो ग्रेविटी का रूल है, इसको एब्सोल्यूट सत्य नहीं मानेंगे, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं मानेंगे, बल्कि उत्तर आधुनिकतावादी कहेंगे जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इस पर ये इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। ये देखेंगे क्या जो न्यूटन ने जो नियम दिया, क्या न्यूटन के पास कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी थी, या न्यूटन अपने सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित था, या न्यूटन जो है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से प्रभावित था। तो हम न्यूटन के नियम को निरपेक्ष सत्य क्यों मान ले भाई, सार्वभौमिक सत्य क्यों मान ले। उत्तराधुनिकतावाद का काम यही है कि जो भी विचारधारा सामने आती है उसको ये अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, ठीक है, ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखते हैं, ये सब्जेक्टिविटी के आधार पर हर दृष्टिकोण को पहचानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उत्तराधुनिकतावादी ज्ञान की निरपेक्षता और सार्वभौमिकता को क्या करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि उत्तराधुनिकतावादी ज्ञान की निरपेक्षता और उसकी सार्वभौमिकता को अस्वीकार की बजाय ये आ जाए एक्सेप्ट या स्वीकार करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसे विखंडित और सापेक्ष मानते हैं। यानी कि उत्तराधुनिकतावाद हर ज्ञान को क्या मानते हैं, उत्तराधुनिकतावादी जो है वो हर ज्ञान को विखंडित मानते हैं, ठीक है। उत्तराधुनिकता हर ज्ञान को क्या मानते हैं, विखंडित मानते हैं, हर ज्ञान को वो सापेक्ष मानते हैं। यानी कि कोई भी नॉलेज होगा वो क्या होगा, सापेक्ष होगा, रिलेटिव नॉलेज होगा। कोई भी नॉलेज जो होगा वो निरपेक्ष ज्ञान नहीं होगा, कोई भी नॉलेज जो होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, ठीक है। हर नॉलेज कैसा, प्रत्येक ज्ञान कैसा होगा, रिलेटिवली होगा, प्रत्येक ज्ञान जो होगा विखंडित होगा, है ना। और हर ज्ञान, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी ज्ञान हैं वो क्या होंगे, सापेक्ष होंगे, कभी भी कोई भी ज्ञान निरपेक्ष नहीं हो सकता। ऐसा उत्तर आधुनिकतावादियों का मानना है कि कोई भी ज्ञान निरपेक्ष, कोई भी ज्ञान एब्सोल्यूट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर समझ में आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि मैं समझाने में जितना भी मेरे पास नॉलेज है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। और साथ ही साथ मैं ये कोशिश करता हूँ कि वीडियो को जल्दी से जल्दी पढ़ा के ख़त्म करूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं उत्तर आधुनिकतावाद क्या करता है। उत्तर आधुनिकतावाद, ये वाला स्टार बना लेना आप, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद जो है बहुसंस्कृतिवाद का पक्षधर है, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद क्या करता है, उदारवाद का विरोधी है,
क्यों विरोधी है? क्योंकि उदारवाद कहते हैं कि कुछ सार्वभौमिक कानून होते हैं, कुछ सार्वभौमिक नियम होते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, ये क्या है? सार्वभौमिक नियम है, ये सार्वभौमिक कानून है। तो बहु संस्कृतिवाद का ये क्या करता है? पहली बात तो समर्थन करता है। उत्तराधुनिकतावाद जो है उदारवादियों के सार्वभौमिक नियमों का खंडन करता है। उत्तराधुनिकतावाद मार्क्सवाद के नियमों का खंडन करता है। ठीक है, क्योंकि मार्क्सवाद क्या कहता है? मार्क्सवाद कहता है कि यह सार्वभौमिक सत्य है कि जहां जहां पे पूंजीवाद होगा वहां वहां पे शोषण का कारण हमेशा बना रहेगा। तो उत्तराधुनिकतावादी कहते हैं नहीं, जरूरी नहीं कि हो सकता है कि पूंजीवाद के कारण किसी और कारण भी समाज में शोषण होता हो, है ना। हो सकता है कि व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो कि वो गरीबों का शोषण करे। तो एकमात्र कारण कोई सत्य नहीं हो सकता। इसीलिए उत्तराधुनिकतावादी कह रहे हैं कि कोई भी निरपेक्ष सत्य नहीं हो सकता, है ना। सत्य क्या होता है? सापेक्ष होता है हमेशा। कोई भी चीजें यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो सकती। अब देखिए उत्तराधुनिकतावाद में क्या होता है? इसमें आधुनिक संस्थाएं क्या होती हैं? कमजोर हो जाती हैं। उत्तराधुनिकतावाद में क्या होता है? आधुनिक संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं या मजबूत हो जाती हैं। मजबूत, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो गलत है, मजबूत नहीं। इसमें उत्तराधुनिकतावाद में क्या होता है कि जो संस्थाएं होती हैं, जो हमारी मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या पड़ जाती हैं? बिकम वीक, ठीक है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, उत्तराधुनिकतावादी और क्या कहता है? यह एक ग्लोबल या भूमंडलीय समाज के निर्माण का समर्थन करता है। यानी उत्तराधुनिकतावाद क्या कहता है? एक ऐसा ग्लोबल सोसाइटी का निर्माण करेंगे जिसमें अलग अलग संस्कृतियां होंगी, अलग अलग विचारधाराएं होंगी, अलग अलग सिद्धांत होंगे। क्योंकि कोई भी सिद्धांत निरपेक्ष सत्य नहीं होगा। हर सिद्धांत को, हर विचारधारा को एक नए दृष्टिकोण से, एक नए लेंस के माध्यम से देखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजनीतिक दृष्टि से उत्तराधुनिकता किसका समर्थन करता है? स्थानीयता, स्थानीय स्वायत्तता का समर्थन करता है, या फिर स्थानीय स्वायत्तता पर बल देता है। ठीक है, लोकल ऑटोनॉमी पर ये इंफेसाइज करता है या फोकस करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आ जाए क्वेश्चन की राजनीतिक दृष्टि से उत्तराधुनिकतावाद जो है वो वैश्विक स्वायत्तता का समर्थन करता है, तो नहीं, वैश्विक स्वायत्तता का नहीं, बल्कि स्थानीय स्वायत्तता का समर्थन करता है। तो इस तरीके से जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे चीजों को, आप कुछ कुछ इसमें मैंने जितनी बार बताया आपको कि जैसे ये निरपेक्ष सत्य नहीं मानता किसी को, ये सार्वभौमिक सत्य नहीं मानता, ये ज्ञान को क्या मानता है? ज्ञान को ये व्यक्तिनिष्ठ मानता है, यह सब्जेक्टिविटी पर बल देता है, यह ऑब्जेक्टिविटी का विरोध करता है। अगर इतनी चीजें आप समझ गए तो आप पूरी चीजों को आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। देखिए क्या क्या करता है ये। उत्तराधुनिकतावाद क्या करता है? यह निरपेक्ष सत्य को नकारता है। पहली बात, निरपेक्ष सत्य को नकारता है। दूसरा पॉइंट क्या है? यह सार्वभौमिक सत्य को नकारता है। नकारता है, ठीक है। तीसरी बात यह ज्ञान को क्या मानता है? ज्ञान जो है वो व्यक्तिनिष्ठ होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है। यह कहता है ज्ञान कभी भी जो है वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिविटी, है ना। ये कहता है ये हर चीज को, हर प्रत्येक ज्ञान को, प्रत्येक ज्ञान, प्रत्येक विचारधारा को, प्रत्येक चीजों को ये व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण से देखता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण या फिर व्यक्तिनिष्ठ या फिर सब्जेक्टिविटी या फिर नए लेंस के माध्यम से देखता है, नए लेंस के माध्यम से देखता है। ठीक है, नए लेंस का मतलब है कि यह हर चीज को नए दृष्टिकोण से देखता है। यह क्या करता है? हर चीज का विखंडन करता है। जैसे आपने बोल दिया
कि सूरज पूरब से निकलता है, तो ये कह देगा बिल्कुल गलत बात, ठीक है। ये अपने तरीके से देखेगा कि आपने कैसे कह दिया भाई सूरज पूरब से निकलता है, हो सकता है सूरज पश्चिम से निकलता हो, कि हो सकता है कि आपको ये बात सत्य न पता हो कि सूरज पश्चिम से निकलता है। तो ये किसी भी चीज को अंतिम सत्य नहीं मानता है। ये कहता है, अगर ये सारी चीजें अगर आप याद हो जाएगी आपको, इतना अगर आप समझ लेंगे तो ये स्टार बना लो, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन करता है, ये बात भी याद रखना। यह ग्लोबल स्वायत्तता का विरोध करता है, स्वायत्तता का विरोध करता है। यह स्थान राजनीति में क्या करता है, यह स्थानीय लोकल ऑटोनॉमी को सपोर्ट करता है, स्थानीय स्वायत्तता का समर्थन करता है। मेरी राइटिंग बेकार है, इसलिए आप लोग प्लीज इसको इग्नोर करें, और मैं बोलता चलता हूँ इसलिए मैं लिखता भी रहता हूँ साथ के साथ, तो आप इससे थोड़ा गेस लगा लेना, ठीक है। चलिए, और कुछ चीजें सी मैं वो बताना भूल गया था, जैसे कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या करता है, बहुलवाद और अनिश्चितता को स्वीकार करता है। जो मैंने ऊपर बता दिया था, ये कई बार रिपीटेशन होगा, तो आप इसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। यह कभी भी एकाग्रता, यह कभी भी समग्रता, ठीक है, यह कभी भी समग्रता या फिर एकाग्रता का समर्थन नहीं करता। यह जो है हमेशा समर्थन किसका करेगा, बहुलवाद का, अनिश्चितता का, ठीक है। ये समग्रता का क्या करता है, विरोध करता है, एकाग्रता का क्या करता है, विरोध करता है। देखिए, उत्तर आधुनिकता विचारकों, उत्तर आधुनिकतावादी ऐसा होना चाहिए, ठीक है, उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों के अनुसार ज्ञान पूर्ण सत्य नहीं है, ठीक है, बल्कि ज्ञान उस व्यक्ति पर निर्भर है जो उस वस्तु के बारे में क्या कर रहा है, सोच रहा है तथा उसे देख रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैं देख रहा हूं कि सूरज क्या करता है, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, तो हो सकता है कि यह पूर्ण सत्य ना हो, ठीक है। हो सकता है कि यह मेरे ज्ञान पर निर्भर हो, यह बात कि हो सकता है मुझे थोड़ी सी बात पता हो कि पूरब से निकलता है, या हो सकता है कि मुझे यही चीज पता है कि यही दिशा पूरब होती है ना। तो कहीं ना कहीं यह उस हर व्यक्ति पर यह निर्भर करता है जो उस चीज के बारे में बता रहा है। इसीलिए उत्तर आधुनिकतावाद ज्ञान को वस्तुनिष्ठ नहीं मानते, कभी भी ध्यान रखना, ठीक है। ज्ञान को कभी भी ये ऑब्जेक्टिविटी का रूप में नहीं मानते, ये हमेशा ज्ञान को कैसा मानते हैं, आत्मनिष्ठ रूप में मानते हैं, बल्कि सब्जेक्टिविटी के रूप में नॉलेज को ये हमेशा एक्सेप्ट करेंगे। ध्यान रखना, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ये बार बार बहुत बार पूछता है एग्जाम में। जो बच्चे प्रैक्टिस लगा रहे होंगे उनको मेरी बात समझ में आ रही होंगी, जो प्रैक्टिस नहीं लगाते हैं वो ऐसे फिर पढ़ेंगे, चीजों को भूलते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं लगाते तो आप एग्जाम पास करने के लिए सोचना भी मत कभी भी, ठीक है। अब थोड़ी वीडियो बड़ी होगी बट इसको हम पढ़ के ही खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, उत्तराधुनिकतावादी और क्या कहते हैं, ये किसी सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार नहीं करते, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, ये स्टार बना लेना, ठीक है। जैसा कि उदारवादी और मार्क्सवादी मानते हैं। उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता, समानता और न्याय क्या है, संपूर्ण सार्वभौमिक नियम है ना। हो सकता है कि बहुसंस्कृत हो सकता है कि उत्तर आधुनिकतावादी ये मानते हो कि जो उदारवादी कह रहे हैं कि स्वतंत्रता क्या है, एक जैसा पूरे विश्व में है, लेकिन उत्तर आधुनिकतावादी ये मानते हैं कि स्वतंत्रता के अलग अलग मायने हो सकते हैं, स्वतंत्रता के अलग अलग आयाम हो सकते हैं, है ना। तो मार्क्सवादियों के विचारों को भी खंडन में लेते हैं, उदारवादी विचारधाराओं का ये विरोध करते हैं, ठीक है। अब देखिए, उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार विश्व का ज्ञान किसी वस्तुनिष्ठ के रूप में प्राप्त नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। कोई भी ये कह रहे हैं, उत्तर आधुनिकतावाद कह रहा है कि कोई भी ज्ञान जो है वो सार्वभौमिक सत्य नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी ज्ञान कभी भी सार्वभौमिक सत्य नहीं हो सकता, कोई भी ज्ञान कभी भी वस्तुनिष्ठ रूप में नहीं हो सकता, जैसा कि प्लेटो ने बताया, जैसा कि कांट ने बताया। प्लेटो ने क्या बताया, प्लेटो ने बताया अगर दार्शनिक राजा हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा, संपूर्ण बुराइयां समाप्त हो जाएंगी, तो इसने सार्वभौमिक सत्य मान लिया इसको। तो क्या यह बात सत्य है, तो उत्तराधुनिकतावादियों ने इसकी बात को नकार दिया। कांट ने बताया कि अगर समाज नैतिक रूप से सक्षम होगा तो कभी युद्ध नहीं होंगे, समाज में अगर लोकतंत्र होगा तो कभी युद्ध नहीं होंगे, तो उत्तराधुनिकतावादियों ने इसका भी विरोध किया, ठीक है। प्लेटो और कांट ने जैसे विचारकों ने विश्व को वस्तुनिष्ठ रूप में क्या किया,
विश्लेषित करने का प्रयास किया। जहां पे वस्तुनिष्ठता की बात आएगी, जहां पे ऑब्जेक्टिविटी की बात आएगी, वहीं पे उत्तराधुनिकता इस बात को नकार देगा। कभी भी ये ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता, ये हमेशा सब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। इन्होंने आधुनिक विचारधाराओं को विश्व को समझने के सार्वभौमिक तरीकों को अस्वीकृत कर दिया। किसने? उत्तर आधुनिकतावादियों ने। उत्तर आधुनिकतावादियों ने क्या किया? विश्व को समझने के लिए जो सार्वभौमिक तरीका है उसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ये सार्वभौमिकता को मानता ही नहीं है, ये कभी भी यूनिवर्सलिज्म को नहीं मानता है। ठीक है, ये सार्वभौमिकता का क्या करता है? उत्तर आधुनिकतावाद जो है सार्वभौमिकता का विरोध करता है। मैं एक बार नहीं, मैं करीब ये वर्ड 10 बार रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। मैं इतनी बार समझा रहा हूँ चीज़ों को, इसीलिए समझा रहा हूँ कि चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक उदारवादी विचारकों का मानना है कि उनके विचार क्या है? निरपेक्ष है। तो उत्तर आधुनिकतावाद क्या करता है? आधुनिकतावाद का खंडन करता है। उत्तर आधुनिकतावाद उदारवादी विचारधाराओं का खंडन करता है। उत्तर आधुनिकतावाद मार्क्सवादी विचारधाराओं का खंडन करता है, क्योंकि उदारवाद और मार्क्सवादी विचारधारा अपनी विचारधारा को निरपेक्ष सत्य मानते हैं, और उत्तर आधुनिकतावाद का उद्देश्य क्या है? निरपेक्षता का खंडन करना। ठीक है, हर चीज का ये खंडन करके देखता है, ये सापेक्षता पर बल देता है। ठीक है, ये रिलेटिविज्म पर बल देता है, ये कभी भी एब्सोल्यूट को सपोर्ट नहीं करता। ये बात ध्यान रखना, एब्सोल्यूट को सपोर्ट कौन करेगा? उदारवाद और मार्क्सवाद। उत्तर आधुनिकतावाद निरपेक्षता को नकारता है, निरपेक्षता का विरोध करता है, परंतु उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा उपरोक्त बातों का खंडन करता है। उपरोक्त बातें कौन सी? उपरोक्त बातें ये, ठीक है, निरपेक्ष विचारों की बातें। अब देखिए फिर वही बात रिपीटेशन आ रही है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा का मानना है कि ज्ञान कभी भी सार्वभौमिक नहीं होता, बल्कि ज्ञान हमेशा कैसा होता है? विखंडित होता है। ठीक है, हमेशा ये क्या करते हैं? किसी भी ज्ञान के ऊपर, किसी भी सिद्धांत के ऊपर ये हमेशा संशय करते हैं, विखंडन की दृष्टि से देखते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन मन में आ रहा होगा, विखंडन का सिद्धांत किसने दिया? तो आप कमेंट करके बताएं, डेरिडा ने दिया या फूको ने दिया, किसने दिया आप बताएं। ठीक है, ज्ञान कभी भी सार्वभौमिक नहीं होता, किसका मानना है? उत्तर आधुनिकतावादियों का मानना है। ठीक है, तथा समाज व संस्कृति पर आधारित हैं। प्रत्येक विचार कैसे होते हैं? सापेक्ष होते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद का ये स्टार बना लेना। उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार कैसा होता है? प्रत्येक ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान या विचार हमेशा कैसे होते हैं? सापेक्ष होते हैं, ऐसा उत्तर आधुनिकतावादियों का मानना है। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावादी कहते हैं कि जो ज्ञान, जो विचार या जो ज्ञान दिया जाता है वो समाज, संस्कृति और परिस्थितियों पर आधारित होते हैं, वो व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच पर आधारित होते हैं। ज्ञान कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकता, ज्ञान में कभी भी ऑब्जेक्टिविटी नहीं आ सकती, ज्ञान में कभी भी वस्तुनिष्ठता नहीं आ सकती। अगर आपकी शब्दों पर पकड़ होगी तभी आप समझ पाएंगे इस चीज़ों को। ठीक है, अदरवाइज आप अपने शब्दों पर पकड़ बनाएं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर आधुनिक विश्लेषण में क्वीर सिद्धांत, क्वीर थियरी। ठीक है, क्वीर थियरी भी महत्वपूर्ण है, जो 4 आधारभूत राजनीतिक दावों को अंतर्निहित करता है। ठीक है, अब क्वीर सिद्धांत जो है उत्तर आधुनिकतावाद की विचारधारा भी शामिल है। तो कभी क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि क्वीर सिद्धांत का संबंध किस विचारधारा से है? उदारवाद से है, मार्क्सवाद से है, आधुनिकवाद से है, ठीक है, या उत्तर आधुनिकतावाद से। तो क्वीर सिद्धांत जो संबंधित है वो उत्तर आधुनिक विश्लेषण से संबंधित है। क्वीर सिद्धांत में 4 आधारभूत राजनीतिक विचार अंतर्निहित हैं, या 4 राजनीतिक जो इम्प्लाइज हैं इसमें क्या क्या है? देखिए, सिक्योरिटी राजनीति का केंद्र होता है। ठीक है, प्रत्येक सुरक्षा क्या होती है? राजनीति के केंद्र में होती है। दूसरी बात ये कह रहे हैं, पहचान क्या होती है? क्रियात्मक होती है। ठीक है, हर व्यक्ति की पहचान कैसी होगी? उसके क्रियाकलापों के द्वारा उसकी पहचान की जाएगी। तीसरी बात ये कह रहे हैं, लोकप्रिय संस्कृति राजनीतिक रूप से परिवर्तनकारी हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी लोकप्रिय, कोई भी पॉपुलर कल्चर होगा, ठीक है, वो राजनीतिक रूप से क्या हो सकती है? उसमें चेंजेस आ सकते हैं, उसमें पॉलिटिकल चेंजेस आ सकते हैं। जरूरी ऐसा नहीं कि कोई भी संस्कृति अगर एक बार लोकप्रिय हो गई तो वो सार्वभौमिक रूप से लोकप्रिय ही रहेगी। मान लीजिए एक समय था जो राजतंत्र क्या था? राजतंत्र की संस्कृति लोकप्रिय थी। तो आज क्या राजतंत्र लोकप्रिय है? नहीं। ठीक है, तो राजनीति में परिवर्तन आया। तो कहने का मतलब यही उत्तर आधुनिकतावाद तो यही कह रहा है ना
कि कोई भी चीज सार्वभौमिक सत्य नहीं हो सकता। एक समय था कि लोकतंत्र क्या था, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता था, लेकिन आज विचारधाराओं में क्या हुआ, जब उत्तराधुनिकतावाद आया, अलग अलग चीजें सामने आई, उस पर विश्लेषण किया गया, तो यह पता चला कि आज के समय में जो है उत्तराधुनिकतावाद के समय में, ठीक है, प्रत्येक जो लोकप्रिय संस्कृति, प्राचीन संस्कृतियां रही हैं, वो अब लोकप्रिय नहीं रही, क्योंकि राजनीतिक स्वरूप परिवर्तन हुआ तो संस्कृतियां भी अपने आप परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई भी ज्ञान जो है वो संपूर्ण सत्य नहीं होता। प्रत्येक ज्ञान, प्रत्येक विचारधारा जो होती है वो समय और समाज की परिस्थितियों पर निर्धारित होती है, या उस व्यक्ति के व्यक्तिगत ज्ञान पर भी निर्धारित होती है। चौथा पॉइंट क्वीर सिद्धांत का है कि राजनीति क्या है, एक विडंबना है। ठीक है, राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कभी भी किसी भी सिद्धांत को यह पूर्ण सत्य मान लेती है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे ही वो पूर्ण सत्य पर विचार किया जाता है, जैसे ही उस पूर्ण सत्य का खंडन होता है, फिर यह उस पूर्ण सत्य के खंडन को छोड़ करके नए विचारों को यह स्वीकार करती है। तो ये रहा हमारे उत्तराधुनिकतावाद की विशेषताएं। उत्तराधुनिकतावाद का विशेषता पढ़ने के साथ साथ हमारा ये टॉपिक क्लियर अभी पूरा हो चुका है, बट अभी टॉपिक हमारा खत्म नहीं हुआ। ठीक है, हमने इसमें थोड़ा सा देख लिया था, आधुनिकतावाद देख लिया, आधुनिकतावाद के साथ हमने उत्तराधुनिकतावाद को भी पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, आधुनिकतावाद की चर्चा हमने थोड़ी सी करी और उत्तराधुनिकतावाद हमारा टॉपिक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे उत्तराधुनिकतावाद में, उत्तराधुनिकतावाद का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका, और उसके बाद उत्तराधुनिकतावाद के जो राजनीतिक विचारक हैं, जैसे फूको, डेरिडा है ना, ये सब हैं राजनीतिक विचारधाराएं, विचारक या दार्शनिक आधार इसका क्या है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, दार्शनिक आधार से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी उत्तराधुनिकतावाद की विशेषताएं या फिर उत्तराधुनिकतावाद की विशेषताएं या बोलिए या फिर मान्यताएं बोल लीजिए। ठीक है, दोनों बातें क्या है, एक है क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ से आता है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाता है वो दार्शनिक आधार से पूछता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को प्लीज देखें, पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।